मैं इस वक्त खड़ा हूँ फोर लेन पर, रतलाम जावरा के बीच जो फोर लेन है वहाँ पर खड़ा हूँ और ये वो बैरिकेड्स लगाए हैं करनी सेना के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने, जो सुबह से लगा के यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए थे प्रशासन ने। और प्रशासन के खिलाफ करनी सेना की जो 11 सूत्री मांगे हैं उसको लेके वे आंदोलन के लिए यहाँ रतलाम जावरा से रतलाम आ रहे थे। और यहाँ आने के बाद प्रशासन ने उनको रतलाम शहर में घुसने नहीं दिया। इन करनी सैनिकों की मांग थी कि वे यहाँ पर कलेक्टर से मिलेंगे और कलेक्टर से मिलने के लिए ही वो यहाँ डटे हुए हैं। और हम हमारे साथ यहाँ पर जीवन सिंह जी शेरपुर जो है करनी सेना के, वो यहाँ करनी सैनिकों के साथ बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या मांगे हैं आपकी। जी साहब, हमने 11 सूत्री मांगे बनाई हैं, वो हमारी मांगे नहीं है, सब अपने अपनी मांगे हैं। जैसे कि ये हमारे साथ बैठे हैं रोला मंदिर के पुजारी हैं, इनके एक दानदाता थे पाटीदार समाज के, उनने मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद उस मंदिर को 16 बीघा जमीन ट्रस्ट बना के, सार्वजनिक ट्रस्ट बना के उसमें दान करी। 7 बीघा इनके पिताजी को पूजा करने के लिए दी कि 7 बीघा जमीन आपको दे रहे हैं कि आपको पूजा करनी है। और मंदिर के उत्थान के लिए और उसके मतलब जीर्णोद्धार के लिए या उसमें जो भी कलर वलर हो, मंदिर की घंटियाँ लाए या और भी जो खर्च होता है उसके लिए 16 बीघा जमीन दी। आज की स्थिति में उनके देवलोक गमन के बाद वो ज़मीन इनसे छीन ली गई है, इनकी ज़मीन भी छीन ली इनसे, ट्रस्ट की ज़मीन भी छीन ली, और आज मंदिर का कोई देखरेख करने वाला नहीं है। और आज भी ये निःशुल्क पूजा करते हैं वहाँ, और जो इनकी तनख्वाह थी वो कम से कम 6 लाख के आसपास बाकी है। अच्छा, आपकी जो मांगे हैं आपने इसके पहले सूचना दी थी आंदोलन करने की, ये किस तरह इन मांगों को लेकर? जी, हम प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन से हम तो 3 दिन तक तो लगातार हमारी चर्चाएं चल रही है। और मैंने एक बार लाइव आके बताया, पहले उसके पहले जब प्रशासन जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो माइनिंग को लेके हुई थी कि जो हमारे साथ आयुष जी शर्मा है वो मतलब रोड के ठेकेदार है, पर चूँकि मैं चुनाव लड़ा हूँ तो राजनीतिक व्यक्ति भी हो गया, पहले सामाजिक था। तो चुनाव लड़ने में जो लोग मेरे साथ थे उनको, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे जो आज वर्तमान में विधायक है, वो नई नई तरीके से प्रताड़ना देते। उनका शुरू से वो एक स्टाइल रहा है चुनाव के बाद का कि जो भी किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति रहे तो उसको ख़त्म करना है। जैसे कि सत्यनारायण जी पाटीदार थे, पहले श्याम जी के साथ थे। आज मैं उनकी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूँ, ना उन्होंने मुझे कभी बोला है, पर हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से उनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना हुआ था और उसके बाद से वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। पर इस प्रकार से राजनीतिक जो व्यवस्था के चलते कार्रवाई होती, जैसे आयुष शर्मा के ऊपर कर दी इनने, खाली डंपर था, पकड़ के लाए, मोहर्रम का बताया, पुलिस ने उसको सिद्ध कर दिया कि नहीं भैया ये खाली है। अच्छा, गिट्टी पे चल रहा था, उसकी रॉयल्टी है, रॉयल्टी बताने के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं मोहर्रम पे ही है। तो इस प्रकार की जो तानाशाही है और नियमाविरुद्ध जो कार्रवाई करते हैं दबाव में, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कलेक्टर मैडम के पास आए थे कि आप जिले के मालिक है, हमारे पालक है, तो हम आपके पास आ रहे हैं हमारी गुहार लेके, किस प्रकार से हमको राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बनाया जा रहा है और हमारे लोगों पे जुर्माने करके, आपके माध्यम से जुर्माने करा के। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि कलेक्टर मैडम भी इसमें संलिप्त है, इसीलिए उनने 2,40,000 के जुर्माने को 4,80,000 का कर दिया ताकि दबाव बनाया जा सके और इनको प्रेशर करके उसको जो ठेकेदार को समाप्त किया जाए। पर वो तो वैसे भी समाप्त हो चुका है ठेकेदार, उसको ठेकेदारी करनी नहीं है, लड़ाई लड़नी। खनिज की एक खदान को लेकर भी आपने मामला उठा, उसको तो कलेक्टर ने रद्द कर दिया। आपने समझा नहीं, वो कलेक्टर मैडम ने खाली जैसे नहीं होता है कि अब मैंने बोल दिया कि मैडम तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आदमी को क्या बोला कि नहीं, इसकी नई क्रेशर वहाँ फिटिंग हो रही थी। आप समझना, उस आदेश को मैं बताऊँ आपको कि नई क्रेशर फिटिंग हो रही थी, तो हमारे अधिकारियों ने जाके उसको पकड़ा और उसको सील कर दिया। आप समझना, 2014 से खनिज का उत्खनन कर रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनके अलावा किसी ने खोदे नहीं है। तो जब उसकी नफ्ती होगी तो मेरे हिसाब से 100-200 करोड़ का तो जुर्माना ही हो जाएगा। अच्छा, आप सुबह से यहाँ आए हैं, सुबह से निकले हैं जावरा से, लेकिन आपको रतलाम शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रशासन ने बातचीत भी की होगी आपसे? आप समझिए, ये हमारा मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से हमको पहुँचना था। जावरा से कोई भी व्यक्ति आता है तो इसी रास्ते से कलेक्टर ऑफिस जाता है। जब उनको पता था, अच्छा आप समझते हैं मैं रतलाम ज़िले का ही रहवासी हूँ, मैं कोई से भी दूसरे रास्ते से जा सकता था और कलेक्टर ऑफिस पहुँच सकता था, पर मुझे लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जाना था कि मेरा रास्ता ये है और यदि पुलिस रास्ता रोकती है तो मैं वहाँ रुकूँगा। क्योंकि मैं जनता से, मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र जीवित है? क्या प्रताड़ित पीड़ित लोगों को अपने कलेक्टर के सामने जाकर अपनी बात रखकर अपने जो शंकाएं है उनको दूर कराना, या जो कार्रवाई गलत हुई है उसकी जांच कराकर उसमें न्याय पाना, क्या उनका अधिकार नहीं है? एक 14 साल की बच्ची, कलेक्टर मैडम खुद महिला है, एक 14 साल की बच्ची, उनके माँ बाप हमारे साथ हैं, उनके पास कपड़ा नहीं पहनने के लिए, आने के लिए किराया नहीं था। हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको घर से लेके आए। 14 साल की बच्ची को 2 महीने हो गए घूमे। टीआई साहब के पास जाते तो बोलते फोर्स नहीं। मैंने खुद ने 3 से 4 बार बात करी टीआई साहब से और वहाँ के जो उनके कर्मचारी खान साहब से,
पर वो उस बच्ची को ढूंढ के नहीं ला पाए। आज सोचिए, उनने बताया भी सी कि एक लड़का लेके गया है इसको, 14 साल से कम उम्र की है, उसके साथ दिनों दिन रोज रेप होता होगा। क्या कलेक्टर मैडम को थोड़ी भी शर्म नहीं है? क्या एसपी साहब को थोड़ी बहुत शर्म नहीं है कि आप 10 काम कर रहे हो तो ये एक काम को प्रायोरिटी से लेकर उसको ढूंढ के ले आते लड़की को? अच्छा, आपकी जो क्यों लड़कियों को ढूंढने के लिए जब वो गायब हो जाती है, वो किसी के साथ चली जाती है, तो धरने प्रदर्शन करना पड़ता है? क्यों धरने प्रदर्शनों में उनका नाम जिक्र करना पड़ता है? क्या प्रशासन धरने प्रदर्शन से और दबाव से ही ढूंढ के लाएगा? क्या उसका काम ईमानदारी से नहीं करेगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी जो 11 सूत्री मांग, उनमें से कुछ मांगे पूरी हुई क्या आपकी? एक आध भी? कुछ नहीं हुई सर। फिर अब आप यहाँ बैठे कब तक रहेंगे? क्या प्रशासन आपको कलेक्टर से मिलने नहीं दे रहा है, या कलेक्टर मिलना नहीं चाह रही है, या अपन कहें? कलेक्टर बिठाएंगे उतने दिन बैठेंगे, क्योंकि हमको तो जनता को खाली इतनी बात बतानी है कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आप और हम इन कलेक्टरों के, इन एसपीओ के गुलाम हो चुके हैं, और आप और हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी इनकी तानाशाही और उनकी गुलामी से बाहर आ पाएगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर प्रशासन नहीं मान-? मैंने तो देखो, मैं तो लोकतांत्रिक आंदोलन करता हूँ, लंबे समय से देख रहे हैं, मेरे पे खाली आरोप है कि मैं हुड़दंग कराता हूँ। मैंने अभी तक ज़िंदगी में कभी कहीं ईंट नहीं हिलाई। जहाँ प्रशासन ने रोका वहाँ रुका और अपनी बात को रखा। बस हाँ, ये मेरा लहजा थोड़ा तेज है, इसलिए है कि जब एक भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है इनमें से, जो खुले छाती पे भगवान के सामने हाथ करके ये नहीं बोल सकता कि मैंने रिश्वत नहीं ली, तो सारे ही करप्ट हैं। इन करप्ट लोगों से यदि निवेदन करना पड़े और इनसे नीची आवाज़ में बात करना पड़े, तो हमारा ज़मीर मरा नहीं जिंदा है। और ये जो आगे की तैयारी, हम तो पहले ही बोल चुके हैं इनको कि सारे लोग खेती बाड़ी वाले हैं, इनको सबको घर भेजेंगे। हम तो इनसे एक और चीज़ कल भी बोली थी, परसों भी बोली थी, इनके अधिकारी आए थे, तो कि हम आएंगे सुबह से शाम तक में, यदि हमारा निपटारा हो जाता है या कलेक्टर मैडम समय दे देते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, तो मैं इन सबको भेज दूंगा। और उसके बाद आप मेरे को कहीं भी ऐसी जगह दे देना, भले कलेक्टर परिसर में दे देना, उसके सामने दे देना, ये ऐसी जो सुरक्षित जगह जहाँ हम हमारा धरना प्रदर्शन कर सके। जब तक, जितने दिन का आप समय मांगोगे, इतने दिन तक हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, और खाली 25 जने बैठेंगे, 25 जनों से ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं, हजारों लोगों की परमिशन नहीं मांग रहे। कितने जनों की मांग रहे हैं? 25 जनों की। आप हमें 25 जनों को तो हमारा धरना प्रदर्शन करने दो, और यदि ये भी नहीं करने दोगे तो आप तो अंग्रेजों से भी बुरे हो। ये थे जीवन सिंह जी शेरपुर, जिन्होंने इस पूरे घेराव आंदोलन की रणनीति बताई है और आगे की रणनीति बताई कि वो आगे आमरण अनशन के लिए भी प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन दे नहीं रहा है। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।